नमस्कार दोस्तों और साथियों। विनायक कंपटीशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आचार्य केशव चंद्र सेन के बारे में। और पिछले क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म समाज क्या है, राजा राम मोहन राय के बारे में बताया डिटेल से। फिर हम लोगों ने चर्चा की थी स्वामी विवेकानंद के बारे में, और फिर हमने बात किया था स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कि कैसे उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराई और सोशल रिफॉर्म, सामाजिक पुनरुद्धार की चेतना पूरे देश में जगाई। ये सारी कहानियाँ, सारी बातें हम लोगों ने कर लिया था। आचार्य केशव चंद्र सेन का जो नाम आता है, आपने पढ़ा होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो कहीं कहीं ये क्वेश्चन आया है कि किसकी प्रेरणा से किया, तो आचार्य केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इन्हीं की प्रेरणा से, आपको पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, इन्हीं की प्रेरणा से उस पुस्तक को उन्होंने हिंदी में लिखा। और इन्हीं की प्रेरणा से दक्षिण भारत में एक वेद समाज की स्थापना हुई थी, और जिसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। इन्होंने कई समाज सुधार के कार्य किए। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज 1828 में जो ब्रह्म समाज बना, वो पहले 1828 में ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था, और उसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। आगे चल के कालांतर में 1830 में यह ब्रह्म समाज ब्रह्म सभा ब्रह्म समाज में बदल गया। 1828 में अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्म सभा की स्थापना कब हुई, तो 1828 में हुई, जो आगे चल के 1830 में ब्रह्म समाज में बदल जाती है। और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज को बहुत ही आगे बढ़ाने का काम किया, और निश्चित रूप से भारत के पुनर्जागरण के अग्रदूत के नाम से वो जाने गए। इन्हें 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु हुई। 1830 में तत्कालीन बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि के साथ इंग्लैंड भेजा था। अकबर द्वितीय की पेंशन कुछ कम आ गई थी। अंग्रेजों ने मुगल बादशाहों की पेंशन निर्धारित कर दिए थे, केवल नाम के बादशाह रह गए थे, पेंशन उनको मिला करती थी। तो अकबर द्वितीय की पेंशन पर्याप्त नहीं थी, जिसकी वजह से वो बात वह ब्रिटेन की काउंसिल में उठाना चाहता था। तो ब्रिटेन भेजने के लिए वह मोहन राय, जो इनकी राय भी टाइटल थी और राजा भी बाद में उनको इस टाइटल के रूप में मिला, राम मोहन को राजा की उपाधि दिया 1830 में अकबर द्वितीय ने, और उन्हें विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा और कहा कि आप जाइए और मेरी पेंशन की बात सम्राट के समक्ष उठाइए। 1830 में राजा राम मोहन राय इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। ये कहा जाता है कि ये पहले सत्येंद्र नाथ मजूमदार की किताब में ऐसा जिक्र आता है कि सत्येंद्र नाथ मजूमदार लिखते हैं, एक विद्वान लेखक, कि विदेश जाने वाले वो पहले हिंदू थे। पहले विदेश जाना हिंदुओं के लिए 7 समुंदर पार करना उनके शास्त्र के अनुसार वर्णित नहीं था। दूसरी बात यह भी हिंदू जनमानस में धारणा थी कि ये लोग जा कर के गाय खाते हैं। गांधी जी इवन जब जाते हैं बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए, तब भी उनसे यही कहा गया। और रामानुजन, जो गणित, जिनके नाम पर गणित दिवस आप मनाते हैं, रामानुजन भी जब विदेश जाते हैं तो भी उनकी माँ इस बात से दुखी थी, मेरा बेटा जाके विदेश में विधर्मी हो जाएगा। लेकिन राजा राम मोहन राय के बारे में सत्येंद्र नाथ मजूमदार लिखते हैं कि पहले हिंदू थे जो कि विदेश गए 1830 में। 1830 के बाद से विदेशों में जाने की एक परंपरा से चलाई। लोग पढ़ने लिखने तमाम विदेश गए, इंग्लैंड गए, बैरिस्ट्री पढ़ने गए, अध्ययन करने गए।
तो विलियम चतुर्थ के दरबार में पहुँचे, वहाँ राजा के पेंशन की समस्या उठाई और इसी दौरान 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई और ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी समाधि आज भी है। राजा राम मोहन राय की समाधि, यह भी एक आयोग का प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है। राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ठीक है। अब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है तो ब्रह्म समाज का दारोमदार उनके साथ सह संस्थापक रहे एक उद्योगपति थे द्वारिका नाथ टैगोर, जिनको कलकत्ता के यूनियन बैंक का संस्थापक भी कहा जाता है। बहुत बड़े उद्योगपति थे, पैसे वाले थे, दोनों हाथ से धन लुटाते थे, इसलिए उनको लोग प्रिंस भी कहा करते थे। द्वारिका नाथ टैगोर, हाँ, यह ब्रह्म समाज का कार्यभार अपने हाथ में संभाल लिए। ये द्वारिका नाथ टैगोर देवेंद्र नाथ टैगोर के पिता थे और रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी थे। जी हाँ, वही गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि और नोबेल पुरस्कार साहित्य का जिनको मिला, गुरुदेव के दादाजी थे द्वारिका नाथ टैगोर। क्या नाम बताया गया? द्वारिका नाथ टैगोर थे। ये 1843 तक ब्रह्म समाज का काम देखते रहे। उन्होंने ब्रह्म समाज की तमाम कार्य किए। फिर कालांतर में इन्होंने इसका कार्यभार अपने बेटे देवेंद्र नाथ टैगोर को सौंप दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए हुए थे, जो कि एक प्रकार से समाज सोशल रिफॉर्म का ही काम कर रही थी। तत्वबोधिनी पत्रिका भी निकाले थे, बंगला के विद्वान भी थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर जी। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का गठन किया और अपने पिता के बाद जब इनके हाथ में ब्रह्म समाज की कमान आ गई तो 1846 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का ब्रह्म समाज में विलय कर दिया। तत्वबोधिनी सभा शामिल हो गई ब्रह्म समाज में। देवेंद्र नाथ टैगोर बड़े मनोयोग से ब्रह्म समाज का काम देखे और ब्रह्म समाज को उन्होंने बहुत ही लोकप्रिय किया। इतना ज़्यादा इन्होंने लोकप्रिय कि मुख्य रूप से बात किया जाए तो विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह उन्मूलन, नारी शिक्षा, रैयतों की दशा में सुधार आदि के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने आंदोलन चलाया और 1843 में उन्होंने अपना संगठन जो तत्वबोधिनी सभा थी उसको उन्होंने ब्रह्म समाज में मिला दिया। सतीश चंद्र मित्तल की किताब है जो एनसीईआरटी की आधुनिक भारत की है। सतीश चंद्र मित्तल ऐसा लिखते हैं कि तत्वबोधिनी सभा का इन्होंने ब्रह्म समाज में विलय कर दिया था। ठीक है। देवेंद्र नाथ टैगोर का इतना प्रभाव था कि इनके प्रभाव से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त जैसे विचारवान दार्शनिक भी आकर के ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए और ब्रह्म समाज की का पालन करने लगे, ब्रह्म समाज के लिए कार्य करने लगे, इसकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार दूर दूर तक करने लगे। लेकिन ये जो ब्रह्म समाज था, कई बार ऐसा देखा गया कि अंग्रेजों से तमाम काम निकलवाने राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कराया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। इनके बहुत ही अंग्रेजी मित्र हुआ करते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि एक न एक दिन ये ईसाई बन जाएंगे, लेकिन वो उनकी जड़ें बड़ी मजबूत थी, वह हिंदू धर्म में ही आस्था रखे और उन्होंने कभी जो है अन्य धर्म की ओर रुख नहीं किया। ईसाइयत का अंग्रेज़ों के संपर्क में आने की वजह से ब्रह्म समाज पर या आधुनिक शिक्षा का पैरोकार होने की वजह से, कई बार आता राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के पैरोकार थे, अंग्रेजी शिक्षा को चाहते थे, उन्होंने संस्कृत का विरोध भी किया था, उन्होंने ये सब चीज़ें किया था, लेकिन वो धर्म के विरोधी नहीं थे, हिंदू धर्म के वो विरोधी नहीं थे वो। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा की वजह से वो अंग्रेज़ों की काफ़ी प्रिय थे और प्रिय होने के नाते अंग्रेज़ों को लगता था कि एक न एक दिन ये ईसाई स्वीकार कर लेंगे। नतीजन ये हुआ कि आधुनिक शिक्षा की पैरोकारी की वजह से ब्रह्म समाज पर ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, उनकी शिक्षाओं का अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ गया। इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ गया कि कहीं कहीं ब्रह्म समाज में बाइबिल पाठ भी होने लगे, लोग उसको बड़े उदारवादी दृष्टिकोण से देखा करते थे और जिस
यह जो चीज़ें थीं, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर को और अक्षय कुमार दत्त जैसे लोग, जो देवेंद्र नाथ टैगोर जिनकी वजह से ये लोग शामिल हुए थे, ये बातें उन्हें पसंद नहीं आती थी। अक्षय कुमार दत्त तो यहाँ तक भी लिखा है, कई जगहों पे चर्चा किया है कि मुझे डर है कि कहीं वे हिंदू शब्द ही न भूल जाएं। ब्रह्म समाज के बारे में ऐसा लिखते हैं, मुझे डर है कि कहीं वे हिंदू शब्द ही न भूल जाएं और अपने आप को विदेशी नाम से पुकारने लगे। तो अक्षय कुमार दत्त, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रभावों से इन लोगों ने कोशिश किया कि ब्रह्म समाज हमारा ईसाइयत के प्रभाव से दूर रहे, ऐसी कोशिशें की गई। 1846 में देवेंद्र नाथ टैगोर के पिता द्वारिका नाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है। अब द्वारिका नाथ टैगोर के बड़े बेटे होने के नाते हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह हुआ कि भाई दाह संस्कार देवेंद्र नाथ टैगोर कर दें। 1846 में द्वारिका नाथ टैगोर की मृत्यु होती है। देवेंद्र नाथ टैगोर का ब्रह्म समाज में इतना गहरी आस्था थी, उन्होंने अपने पिता का दाह संस्कार करने से ही मना कर दिया कि ये तो एक प्रकार की मूर्ति पूजा है, पाखंड है, धार्मिक कर्मकांड को मना कर दिया, जिसका एक निगेटिव इफेक्ट पड़ा तत्कालीन हिंदू समाज पर। उन्होंने कहा कि पिता के संस्कार को नहीं कर रहे हैं और थोड़ी सी उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, लेकिन उनकी आस्था अपने सिद्धांतों में इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इस कार्य को नहीं किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज की सेवा 1905 में तक करते रहे। इसी दौरान तमाम दार्शनिक विद्वान ब्रह्म समाज में जुड़े। इसी में एक लड़का आचार्य केशव सेन, आचार्य तो बाद में उसका नाम होता है, केशव सेन उनके संपर्क में आता है। कलकत्ता में जिसका जन्म हुआ था केशव चंद्र सेन का, 19 नवंबर 1838 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ है। और यह 38 से ठीक, और ये बचपन से बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे, शांत रहते थे, लड़ने झगड़ने से बिल्कुल दूर हुआ रहते थे, तार्किक बुद्धि थी, विद्वान थे, और इनके पास एक सोशल रिफॉर्म की धुन सी चढ़ी थी, समाज सेवा की धुन सी इनके दिमाग में चढ़ा हुआ था। ये 19 वर्ष की महज छोटी सी आयु में ब्रह्म समाज का सदस्य बन जाता है। केशव चंद्र सेन ये बन जाते हैं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म क्यों बनते हैं? क्योंकि इनके पास अपने विचारवान, जब ये अध्ययन किया करते थे उसी समय इनको एक पुस्तक मिली, राजनारायण बसु की लिखित पुस्तक ब्रह्मवाद क्या है, यह मिलती है। इसके बाद यह जो है उसको पढ़ के ब्रह्मवाद क्या, जैसे ये जानते हैं, इनको जो है ब्रह्म समाज से इनका जुड़ाव हो जाता है। और राजनारायण बसु की वह किताब ब्रह्मवाद क्या है आचार्य केशव चंद्र सेन के हाथ लगती है। इसके बाद वह ब्रह्मवाद और ब्रह्म समाज को जानने के लिए यह ब्रह्म समाज से जुड़ जाते हैं। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने यह ब्रह्म समाज का इनको सदस्य बना लेते हैं। मात्र 19 वर्ष की आयु में केशव सेन एक युवा जोश के साथ ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं और घूम घूम करके ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने लगते हैं। और देखते ही देखते एक विशाल जनसमूह उनकी ओजस्वी वाणी, उनकी तार्किकता, उनकी बात करने की शैली से प्रभावित होकर के एक बड़ी मात्रा में लोग ब्रह्म समाज से जुड़ गए। उन्होंने ब्रह्म समाज का बहुत तेज गति से प्रचार किया और एक सामान्य सदस्य की वजह से आचार्य महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको आचार्य की उपाधि से विभूषित कर दिया। ये ब्रह्म समाज के आचार्य बन गए आज से, और इनको ब्रह्मानंद का नाम दिया। केशव चंद्र सेन को महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्मानंद का नाम दिया। अब केशव सेन की बात को मानने वाले लोग ज़्यादा हो गए। ब्रह्म समाज को उन्होंने आधुनिकता का रूप दिया, और आधुनिकता का रूप देने की वजह से बहुत से लोग उससे जुड़े। धीरे धीरे इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा हो गई। और लेकिन इनके साथ एक समस्या थी कि यह एक उदारवादी दृष्टिकोण के आदमी थे।
यह ब्रह्म समाज में ईसाई लोगों को भी जोड़ने लगे। ब्रह्म समाज में इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान भी जुड़ने लगे। इनकी वजह से बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से देवेंद्र नाथ टैगोर एक तरीके से इनके ऊपर डिपेंड से थे, और इसका एक दुष्परिणाम यह निकला कि ब्रह्म समाज में तरह तरह की मनमानियाँ होने लगी। कोई इस्लाम का पाठ हो रहा है, कहीं कुरान का पाठ हो रहा है, कहीं बाइबिल का पाठ हो रहा है। यह देवेंद्र नाथ टैगोर को बहुत बुरा लगा, जिसकी वजह से इन्होंने एक समस्या आन खड़ी पड़ी। और देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि खुद महर्षि थे, ब्रह्म समाज जिनके कर्ता धर्ता थे, और वही केशव चंद्र सेन को ले आए थे, ब्रह्म समाज में जोड़े हुए थे, उन्हीं से उनका वैचारिक मतभेद हो गया। जो वैचारिक मतभेद था वो दो मुद्दों पे था। केशव चंद्र सेन ईसाइयत, इस्लाम, स्त्री शिक्षा के भरपूर पक्षधर थे, और देवेंद्र नाथ टैगोर ईश्वरचंद्र विद्यासागर, और इसके पहले मैं दत्त साहब का नाम लिया था आप लोगों से, कि कितना वो कहते थे कि कहीं ऐसा न हो कि ब्रह्म समाज की मूल चीज ही विलुप्त हो जाए। अक्षय कुमार दत्त, है ना, कि अपने आप को विदेशी न, तो ये ईसाइयत के प्रभाव से दूर रहने वाले लोग थे, जबकि आचार्य केशव चंद्र सेन भरपूर ईसाइयत के रंग में रंगे हुए थे। और इसकी वजह से जब ये आचार्य हुए ब्रह्म समाज की, तो इस बाइबिल का पाठ, कुरान का पाठ, और धार्मिक जो सहिष्णुता थी, उदारवाद था धार्मिकता का, वह ब्रह्म समाज में होने लगा, जिससे एक वैचारिक मतभेद सा हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर की वजह से। कहा तो यह जाता कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको जो है ब्रह्म समाज से निष्कासित कर दिया, और वह सन था 1866। जब इनको निष्कासित कर दिया तो इनके भी मानने वाले कम नहीं थे। देवेंद्र नाथ टैगोर, यानी ब्रह्म समाज की दो शाखाएं हो गईं। जो देवेंद्र नाथ टैगोर के पिता द्वारिका नाथ टैगोर के ऊपर राजा राम मोहन राय की शाखा वाली थी, वह हो गई आपकी ब्रह्म समाज, या आदि ब्रह्म समाज के नाम से उसे जाना जाने लगा। और जो नया गुट उसमें से टूट करके जिसको निकाल दिया गया, आचार्य केशव चंद्र सेन वाला, 1866 में विभाजन होता है, और आचार्य केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था उसे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, न भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया, जो आगे चल करके नवीन ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज बन गया, 1866 में उसके मुख्य कर्ता धर्ता आचार्य केशव चंद्र सेन हो गए। कहा जाता है कि जो भारतीय ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का जो समाज का रूल रेगुलेशन था, नियम कायदे कानून थे, गुरु गोविंद राय ने संस्कृत में तैयार किया था। यह धार्मिक संकीर्णता से पूरी तरीके से मुक्त समाज था। इसमें धार्मिक संकीर्णता का, हर धर्म के लोगों का स्वागत किया गया, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों, चाहे किसी पंथ के मानने वाले हों, वो उनके भारतीय ब्रह्म समाज में, केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज में आकर के जुड़ सकते थे। केशव चंद्र सेन पर बहुत ज़्यादा जो प्रभाव माना जाता था जॉन द बैप्टिस्ट ईसा मसीह का, और सेंट पाल के जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और कई बार इस पर वो चर्चा भी किया करते थे। और इनका जो मुख्य काम था आचार्य केशव चंद्र सेन का, जो इन्होंने ब्रह्म समाज को जब ये अखिल भारतीय रूप प्रदान कर रहे थे, तो उसके पीछे जो अंतरजातीय विवाह, एक जाति का दूसरी जाति में विवाह हो जाए, स्त्री शिक्षा के बहुत बड़े पक्षधर थे। विधवा विवाह पर बल दिया कि नहीं, अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, स्त्री शिक्षा दी जानी चाहिए, और विधवा विवाह जहाँ तक हो सके इसको उन्होंने बहुत जोर दिया। और विरोध किसकी करते थे? बाल विवाह का ये बहुत कटु विरोध करते थे, बहु विवाह का ये बहुत विरोध किए। जाति प्रथा का आचार्य केशव चंद्र सेन ने जम करके विरोध किया, है ना। आचार्य केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना के बाद 1870 में इंग्लैंड गए, और वहाँ पर उन्होंने 70 व्याख्यान दिए, 70 व्याख्यान दिए, और 6 महीने उन्होंने इंग्लैंड में प्रवास किया। और प्रवास करने के बाद कहा जाता था कि इनकी स्थिति यह थी कि इनको वहाँ पे ये कहा जाने लगा कि भाई यह व्यक्ति कैसा आया है, निश्चित रूप से यह मन और आत्मा से तो यह शरीर से हिंदू लग रहा है, लेकिन इसके अंदर ईसाइयत कूट कूट के भरी हुई है। और इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से अपने व्याख्यान दिए।
इंग्लैंड से वापस आने के बाद 1870 में इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, भारतीय सुधार संघ की स्थापना किया 1870 में। और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के तत्वाधान में इन्होंने सुलभ समाचार एक पत्रिका निकाली, इंडियन मिरर अंग्रेजी में अखबार निकाला, और बामा बोधनी एक स्त्री पत्रिका निकाली। और यह इनके बड़े काम थे कि जो इन्होंने आचार्य केशव चंद्र सेन ने इंग्लैंड से लौटने के बाद किया था और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना के बाद किया था, ठीक ना। इन्हीं के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पारित करवाया गया था। इन्होंने कहा था, इसको तीसरा नियम भी कहा था, क्योंकि बाल विवाह के घोर विरोधी थे। ये कहा करते थे कि 14 साल से कम उम्र का विवाह या निषेध मानते थे और अपने शिक्षाओं में मुख्य रूप से ये प्रचार भी किया करते थे। लेकिन जब खुद की बेटी की शादी की बात आई तो आचार्य केशव चंद्र सेन के विचार डगमगा गए। इनकी अपनी जो बेटी थी, 13 वर्षीय बेटी सुनीति देवी, इनके लिए रिश्ता आ गया कूच बिहार के महाराजा के साथ। कूच बिहार के महाराजा के साथ रिश्ता आ गया। इनकी बेटी की महज उम्र 13 साल की थी और ये बाल विवाह के विरोधी थे। लेकिन जब अपने बेटी की शादी की बात आई, वो भी महाराजा से शादी की बात आई, तो आचार्य केशव सेन ने कहा है, सतीश मित्तल की किताब लिखती है कि यह ईश्वरीय आदेश है, यह विवाह हो जाना चाहिए। खुद ही जो अधिनियम बनवाए, जिसके लिए इतना रिफॉर्म चला, जितना आंदोलन खड़ा किए, यह कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, बहु विवाह नहीं होना चाहिए, जाति प्रथा, ये छुआछूत, ये सारी बातें उनकी बहुत अच्छी लगी, लोगों को समझ में आती थी, लोग अनुयायी हुए। लेकिन जब खुद की बेटी की बात आई तो इनकी आस्था और विश्वास डगमगा गए। और कहाँ वह देवेंद्र नाथ टैगोर रहते हैं, जो कि अपने पिता के दाह संस्कार को मना कर देते हैं और ब्रह्म समाज में ही अपनी आस्था रखते हैं, भले उनकी लोक निंदा होती है तो क्या होती है। एक ये है जो आचार्य केशव चंद्र सेन हैं, जो कि जब खुद की बेटी की बात आती है एक महाराजा के साथ, तो उसे कहते हैं कि यह ईश्वरीय आदेश है, जिसकी वजह से जो इनका ब्रह्म समाज था, भारतीय ब्रह्म समाज, उसमें 2 शाखाएं हो गई। बेटी की विवाह को लेकर के इन्होंने खुद ब्रह्म विवाह नियम का उल्लंघन कर दिया, ब्रह्म विवाह नियम इन्होंने तोड़ दिया, अपने का उन्होंने उल्लंघन किया, जिसकी वजह से इनकी ख्याति पर जोरदार धक्का लगा। और 1878 में इनका जो ब्रह्म समाज था, भारतीय ब्रह्म समाज, वह 2 भागों में बट गया। एक आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो गई। इसमें से अलग होकर के कि जब आप खुद ही नहीं मानते हो अपने लिए कुछ और नियम, समाज के लिए कुछ और नियम, तो कैसे चलेगा। तो यह कहते हुए आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने एक ब्रह्म समाज का नया गुट बना लिया, जिसे साधारण ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। और आचार्य केशव चंद्र सेन का जो गुट था, वह नवीन ब्रह्म समाज के नाम से दुनिया में जाना गया। इसके बाद आचार्य केशव चंद्र सेन की इस घटना के साथ बहुत ही उनको धक्का लगता है, बहुत चोट लगता है और वह अपने आप का जीवन एकाकी कर लेते हैं। कहा जाता है कि 9 विधान साधना में लीन हो जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने 2 आश्रम भी बनवाए थे, भारत आश्रम, ब्रह्म निकेतन। वहाँ पर वो ये उनके मन के बहुत से काम थे, काम तो उनके बहुत अच्छे थे। लेकिन इस घटना के बाद से जो उनके ब्रह्म समाज का बंटवारा हो जाता है तो उन्हें बहुत चोट लगता है और 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। संस्कृत का महान विदेशी विद्वान मैक्स मूलर, इनकी मृत्यु पर 1884 में लिखा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया। तो आचार्य केशव चंद्र सेन के हक में, हिस्से में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना आती है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना आती है। इन्हीं की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, वेद समाज की स्थापना हुई थी, दक्षिण भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। इन्हीं के प्रयास से स्वामी दयानंद सरस्वती ने
सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखा। यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र जहाँ भी ये गए उन्होंने ब्रह्म समाज की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, जिसकी मुख्य शिक्षाएं थी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा का अंत। ये सारी जो अच्छी अच्छी योजनाएं थी, जाति प्रथा का अंत, छुआछूत भेदभाव का अंत, ये सारी बातें इन्होंने पूरे समाज में को आंदोलित किया और एक बड़ी भूमिका ये निभाए थे, इसमें कहीं से कोई दो राह नहीं है। तो आचार्य केशव चंद्र सेन ने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, सुलभ समाचार पत्र निकाला, इंडियन मिरर अंग्रेजी अखबार निकाला, बामा बोधनी नामक स्त्री पत्रिका निकाली, भारत आश्रम और ब्रह्म निकेतन की स्थापना की, नव विधान साधना की नींव डाली।